नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मेघना, आप मेरे साथ देखेंगे पुणे की दिन भर की सारी खबरें। लाखों पुणेकरों ने घर पर रह के किया ऑनलाइन योग। लाखों पुणेकरों ने घर पर रहकर मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन भाग लेकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास किया। कुछ योग प्रेमियों ने शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए योगासनों का अभ्यास किया। कुछ लोगों ने अपने प्रदर्शनों को फेसबुक पर लाइव करके निर्देशित किया, जबकि अन्य योग प्रदर्शनों का ऑडियो टेप बनाया और उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया। स्कूलों से मार्गदर्शन योग प्रशिक्षण संगठनों ने विभिन्न प्रकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जूम, गूगल मीटिंग, वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे को देखकर योग दिवस मनाया। हर साल स्कूलों में योग दिवस मनाया जाता है, हालांकि यह समय डिजिटल था। वीडियो वेबिनार पीपीटी की मदद से स्कूलों ने बच्चों को घर पर योग करने के लिए मार्गदर्शन किया। पुणे में खगोल वैज्ञानिकों ने लिया आंशिक सूर्यग्रहण का आनंद। भले ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे हो, लेकिन पुणे के निवासियों सहित पूरे राज्य के खगोल वैज्ञानिकों ने आंशिक सूर्यग्रहण का आनंद लिया। ग्रहण रविवार सुबह 10:02 बजे शुरू हुआ और 1:30 में खत्म हुआ। तालाबंदी के कारण भाग को देखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए, लेकिन लोगों ने घर परिवार के साथ ग्रहण देखने का आनंद लिया। इस अवसर को लेते हुए नागरिकों ने साहित्य की मदद से सूर्य ग्रहण को देखा। कुछ खगोलीय संगठनों की ओर से फेसबुक और यूट्यूब पर ऑनलाइन ग्रहण दिखाए गए। इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण ग्रहण मनाया गया, जबकि राज्य में आंशिक ग्रहण देखे गए। पुणे में कोरोना हाथ से निकलता जा रहा है। पुणे निवासी कोरोना हाथ से निकल रहा है। रविवार के आंकड़े बताते हैं कि वह वास्तव में हाथ से बाहर है, यानी एक दिन में लगभग 1,500 लोग कोरोना से संक्रमित थे। स्वास्थ्य प्रणाली इस आंकड़े को रोकने के संकेत दे रही है। बेशक स्वास्थ्य प्रणाली को डर है कि जैसे ही हमारे पास सामाजिक भेद होगा, वैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई, कोरोना वायरस की संख्या में भी थोड़ी गिरावट आई। एक ही दिन में 171 मरीज ठीक हो गए। अब तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी। पुणे में अब तक 510 लोगों की मौत हो चुकी है। एनएमसी के सहायक स्वास्थ्य प्रमुख डॉक्टर संजीव वावरे ने कहा, दिन के दौरान सबसे अधिक 620 नए मरीज पाए गए, जो पहले दर्ज 472 थे। 5वें चरण के तालाबंदी के बाद अधिकांश लेन देन पूर्ववत थे और सड़कों पर भी भीड़ बढ़ गई। इसीलिए हर किसी को कोरोना रोकने के लिए सावधान रहना होगा। पुणे में अब तक 88,000 नागरिकों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 12,474 लोगों के कोरोना होने की सूचना है, जिसमें से 7,435 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 510 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में 4,500 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा में मोनिका काम्बले की हैट्रिक। परिस्थितियां व्यक्ति को संघर्ष करना सिखाती है और जीवन के कई संक्रमण संघर्ष के दौरान साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही स्थिति में मोनिका काम्बले ने एक प्रतियोगी परीक्षा में हैट्रिक बनाई, जबकि उनके पिता 10-10 घरों में काम करने वाले एक क्लीनर है। हाल ही एक प्रतियोगी परीक्षा परिणामों में मोनिका काम्बले को उपशिक्षा अधिकारी के रूप में चुना गया है। इससे पहले 2018 में उन्हें कर निर्धारण प्रशासकीय अधिकारी और 2019 में राज्य बिक्री कर निरीक्षक के रूप में चुना गया था। यह तीसरी बार है जब उन्हें 2020 में उपशिक्षा अधिकारी के रूप में चुना गया है और उन्होंने हैट्रिक बनाई है। इस लड़की की हर जगह प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि उसे बार बार परीक्षा की सफलता मिल रही है। यह उन छात्रों को प्रेरित कर रहा है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
कोकण और मराठवाड़ा में हल्की बारिश की संभावना। मानसून की बारिश ने राज्य अधिकांश हिस्सों को उजागर कर दिया है। राज्य में बादल छाए रहने, शुष्क मौसम के साथ उकड़ाव में वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग ने कोकण और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है। तस्वीर यह है कि राज्य में बारिश ने पिछले 3 दिनों से कुछ आराम किया है। ऐसे में गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक कम दबाव की बेल्ट दक्षिण की ओर बढ़ने की संभावना है। ओडिशा और इसके वातावरण पर चक्रवाती हवाएं चल रही है। यह स्थिति पूर्व से बहने वाली हवाओं की पूरक है। खाड़ी से भाप की आपूर्ति की जाएगी, इसीलिए पूर्व और मध्य भारत में आज से बारिश तेज होने की संभावना है। विदर्भ में विरल स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी। एक ओर जहां नागरिक लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी अभी भी जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 16 दिनों से बढ़ रही है। सोमवार को पुणे में पेट्रोल की कीमत 86.6 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 75.79 रुपए प्रति लीटर थी। आमतौर पर पुणे में 3 मिलियन लीटर पेट्रोल प्रतिदिन बेचा जाता है, लेकिन कर्फ्यू के दौरान पुणे में कई सड़कों, बाजारों और कार्यालयों को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद कर दिया गया था। इसीलिए बिक्री केवल 3 लाख लीटर थी। इस अवधि के दौरान पेट्रोल की कीमत लगातार 46 दिनों के लिए 76 रही है। 7 रुपए और डीजल की कीमत 64.97 रुपए प्रति लीटर तय की गई थी, लेकिन लॉकडाउन ने मोटर चालकों को निश्चित दरों का लाभ नहीं दिया। ऊर्जा विभाग करेगा 30 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान। पुणे राज्य में बिजली उपभोक्ता को बिजली प्रदान करने के लिए MSEDCL ने कोरोना अवधि के दौरान भी काम कर रहे श्रमिकों का ध्यान रखा है। कोरोना वायरस के कारण मृत्यु के मामले MSEDCL ने ऐसे कर्मचारियों के वारिसों को 30 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। MSEDCL इंजीनियर, कर्मचारी और पावर आउटेज की स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग ने कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके परिवारों के भविष्य के बारे में भी गंभीरता से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। MSEDCL ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभयारण्य अनुदान तकनीकी के साथ ही MSEDCL के गैर तकनीकी श्रेणियों में काम करने वाले सभी इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। पुणे शहर की सभी 6 मीटर सड़कों को 9 मीटर सड़क बनाने का आदेश। शहर में सभी 6 मीटर सड़कों को 9 मीटर बनाना आवश्यक है और इससे पुरानी इमारतों के साथ साथ शहर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। TDR की कीमत पर नए निर्माण शुरू होने के साथ नगरपालिका को वित्तीय आय भी मिलेगा। इसीलिए पुणे नगर निगम ने शुक्रवार को राज्य सरकार को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी कि शहर के विकास के लिए 9 मीटर की सड़क उपयुक्त है। प्रशासन ने 9 मीटर लंबी शहर की 323 सड़कों को बनाने के लिए स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा था। विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद शहर में सभी 6 मीटर सड़कों को 9 मीटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नगर निगम को इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। तदनुसार निगम ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट भेजी। इस बारे में नगर आयुक्त ने कहा कि पैसा खर्च किए बिना सड़कों को चौड़ा करना संभव है। TDR उपयोग को पहले 6 मीटर सड़कों पर अनुमोदित दी गई। हालांकि सरकार ने 2016 में उस पर प्रतिबंध लगा दिया। TDR को केवल 6 मीटर के बजाय 9 मीटर सड़क पर अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऊंची इमारतों को 6 मीटर की सड़क पर खड़ा किया जाता है तो यातायात की समस्या गंभीर हो सकती है। उपभोक्ताओं अब सुनवाई होंगी ऑनलाइन। अखिल भारतीय उपभोक्ता पंचायत मध्य महाराष्ट्र के राज्य अध्यक्ष धनंजय गायकवाड़ ने कहा कि उपभोक्ता की मांग के कारण ऑनलाइन सुनवाई शुरू होगी। ग्राहकों के हित में आभासी सुनवाई शुरू की गई है, जिससे पीड़ित ग्राहकों के लिए सुनवाई के समय और लागत में कमी आएगी। इससे
राज्य आयोग द्वारा केवल 750 रुपए और जिला फोरम द्वारा 500 रुपए खर्च किए जाएंगे। कोरोना क्राइसिस इस आभासी सुनवाई को अधिक प्रभावी बना देगा और उपभोक्ता राज्य आयोग और जिला फोरम के सामने पेश होने के बजाय व्यक्ति या वकील के माध्यम से अपनी राय देने में सक्षम होंगे। डिफेंडेड भी अपना केस पेश कर सकेंगे। अंतिम सुनवाई उचित सुनवाई के बाद की जाएगी और परिणाम भी ऑनलाइन दिए जाएंगे। पुणे विश्वविद्यालय ने किया परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान। परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक महेश काकड़े ने कहा कि कंप्यूटर की तकनीकी समस्या के कारण कुलपति डॉक्टर नितिन करमलकर के साथ चर्चा करने के बाद परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 जून तक बढ़ा दी गई है, जबकि विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर आंतरिक मूल्यांकन अंक लेने की अंतिम तिथि 27 जून तक बढ़ा दी गई है। जो छात्र आवेदन भरने से वंचित थे, उन्हें इस अवधि के दौरान आवेदन भरना चाहिए। 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच परीक्षा फॉर्म भरकर पुणे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च महीने में शुरू हुई। कुछ पाठ्यक्रमों के 3 से 4 पेपर पूरे हो चुके हैं। हालांकि कई छात्रों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरे थे। कोरोना के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, जिसके बाद स्थिति गंभीर हो गई और परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य विषयों में परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कई छात्रों ने यह मांग करना शुरू कर दिया कि हमें अपने परीक्षा फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए। इस बीच लॉकडाउन के दौरान भी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जारी रखी थी। कोरोना पे खोजी गई दवा भारत में होगी निर्मित। कोरोना अभी तक दुनिया भर में औषधीय नहीं किया गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ रेमडेसिविर दवा प्रभावी है। दवा का निर्माण भारत में किया जाएगा और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 2 कंपनियों हेटेरो और सिप्ला को दवा बनाने की अनुमति दी है। यह निर्णय ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार रात लिया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार भी दवा रेमडेसिविर चाहती है। इसे बांग्लादेश से आयात किया जाना था। हालांकि कुछ कारणों के कारण इस आयात को रोक दिया गया है। अब जब यह दवा भारत में निर्मित होगी तो कोरोना संकट के लिए अच्छी खबर है। रेमडेसिविर के संबंध में दस्तावेज सरकार को सौंपे जाएंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 भारतीय कंपनी हेटेरो और सिप्ला को अनुमोदित किया है। हालांकि इसके लिए सीएम सहायता कोष की मांग की जाएगी। तदनुसार रेमडेसिविर का एक नैदानिक परीक्षण जल्द ही राज्य में आयोजित किया जाएगा। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी पहले पायदान पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में से सबसे ऊपर है। मुकेश अंबानी के साथ एपुना ब्लम्बरगा बिलियनियरा से $64.5 बिलियन का इंडेक्स अनुसार सूची में 9वें स्थान पर रहा है। वह सूची बनाने वाले एकमात्र एशियाई व्यवसायी है। मुकेश अंबानी, जिनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 42% हिस्सेदारी है, उनको कंपनी की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड से सबसे अधिक फायदा हुआ है। कोरोना दुनिया भर की कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि मार्च के बाद रिलायंस का शेयर मूल्य दोगुना हो गया। रिलायंस इंडस्ट्री पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। नीता अंबानी ने शीर्ष परोपकारी का नाम रखा। कोरोना क्राइसिस के दौरान अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 के शीर्ष परोपकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। नीता अंबानी को यह सम्मान कोरोना महामारी के दिनों में कोरोना वॉरियर्स और गरीबों के लिए रिलायंस फाउंडेशन के योगदान के साथ साथ सरकारी सहायता राशि के लिए दान के रूप में मिला है। नासिक में डोमेस्टिक एयरलाइन ने पूना के लिए दी हरी झंडी। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत अगले शनिवार से शुरू होने वाली एयरलाइन के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। शाम को ओझर में एयर डेक्कन की उड़ान का स्वागत किया जाएगा, जबकि संरक्षण मंत्री गिरीश महाजन शाम को पुणे के लिए फ्लाइट नासिक से हरी झंडी दिखाएंगे।
नागरिक भी इस सेवा के लिए उत्सुक है। यही वजह है कि टिकट 3 जनवरी तक बेचे गए हैं। पिछले कई सालों से उद्यमियों और व्यापारियों से नासिक के ओझर हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने की मांग की जा रही है। यह मांग जो नासिक के विकास के लिए अनुकूल हो सकती है, क्षेत्रीय एयरलाइन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार उड़ान योजना के तहत पूरी की जाएगी। विशेष रूप से एयरलाइनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की केंद्र सरकार की नीतियों से कंपनियों का नुकसान नहीं होगा। महाराष्ट्र की पहली फाइटर पायलट बनी अंतरा मेहता। एक राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी फ्लाइंग ऑफिसर अंतरा मेहता जो जल्द ही फाइटर जेट्स उड़ाएंगे, हमेशा लेवल एडवेंचर ऑफ लाइफ चाहते थे और अनुभवों से सीखते थे। वह महाराष्ट्र की पहली महिला फाइटर पायलट है और देश में 10वें स्थान पर है। रवि और पूनम मेहता की बेटी अंतरा ने कहा, मैं अपने परिवार से भी पहली बार बनूंगी। कल उसने वायुसेना अकादमी हैदराबाद से स्नातक किया। वह अपने बैच की एकमात्र महिला अधिकारी है जिन्हें फाइटर स्ट्रीम के लिए चुना है। अंतरा ने 2 AAFASB मैसूर से और AAFCAT प्रवेश से के माध्यम से अपने तीसरे प्रयास में सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार को क्रैक किया है। मुंबई में 45% क्षेत्र हुए कोरोना मुक्त। देश में कोरोना के रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में सबसे अधिक मरीज है। कोरोना वायरस के प्रसार के कारण राज्य में गंभीर स्थिति अब धीरे धीरे सुधार के संकेत दे रही है। राज्य में कोरोना रोगियों के दोहरीकरण के लिए आवश्यक समय अब 26 दिन तक पहुंच गया है। नतीजतन मुंबई में नियंत्रण क्षेत्र और सील की गई इमारतों को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। हालांकि राज्य में नए कोरोना रोगियों की संख्या अभी भी अधिक है। रविवार को राज्य में कुल 3,870 नए कोरोना रोगियों का परीक्षण किया गया, जिससे रोगियों की कुल संख्या 1,32,075 हो गई। वर्तमान में राज्य में 60,147 कोरोना रोगियों का इलाज चल रहा है और अब तक 65,744 लोगों ने कोरोना पर काबू पा लिया है। फिर भी सील की गई इमारतों को जारी किया जा रहा है क्योंकि कोरोना रोगियों की वृद्धि दर धीमी होती जाती है।